जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, जो भी आपकी रिसेंटली एसटी हुई है 1/1/2024 मतलब 1 अप्रैल को जो भी आपकी एसटी हुई है, इसका जो 25 से नंबर से लेकर के जो क्वेश्चन है 45 तक, तो हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। ये सब हम बाकायदा पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे और इसमें हमारे जियोग्राफी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। अगर पाल घाट दर्रे की बात की जाएगी तो आपको बताया गया था जो पाल घाट दर्रा है भैया, यहाँ पे आपको कुछ पश्चिमी घाट में दर्रे बताए गए थे। सबसे ऊपर था आपका जो सबसे ऊपर था थाल घाट, फिर उसके बाद में भोर घाट, फिर उसके बाद में आपका पाल घाट, फिर उसके बाद में आपका सेनकोट्टा दर्रा। तो आपको पश्चिमी घाट में 4 दर्रे बताए गए थे और उसी में से एक है आपका पाल घाट दर्रा। तो उसी के बारे में पूछा कि ये किनके मध्य स्थित है। तो अगर पाल घाट दर्रे के बारे में बात करेंगे तो ये नीलगिरी जो पर्वत है और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं, तो इनके बीच में जो है स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जो पाल घाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है इसके बाद में, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। देखिए अगर पश्चिमी घाट की बात की जाएगी तो पश्चिमी घाट में भी आपको ऊपर सारे दर्रे बताए गए थे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। लेकिन भैया ये सारे दर्रे जो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सारे दर्रे तो पश्चिमी घाट में हैं, परंतु आपका जो खैबर दर्रा है ये नहीं है। ये खैबर दर्रा जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले एरिया में स्थित है। जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। तो ये जो पश्चिमी घाट के दर्रे ये सारे हैं, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, इसके अलावा सेनकोट्टा दर्रा। लेकिन जो खैबर दर्रा है ये आपका नहीं है। ठीक, तो समझ गए ना भैया। तो कौन सा दर्रा नहीं है, तो खैबर दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत का जो श्रृंखला में नहीं आता है। तो हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद में निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पश्चिम में कौन सा दर्रा है और सबसे पूर्व में कौन सा दर्रा है, तो हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा दर्रा है उसे सेट करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपको दर्रा पता करना है तो आपको सबसे पहले स्टेट पता होना चाहिए, मतलब किस राज्य में ये दर्रा स्थित है। तो देखिए अगर सिपकिला दर्रे की बात की जाएगी तो सिपकिला दर्रा आपका कहाँ पे भैया, सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे कि ये किस स्टेट में है, फिर आप पश्चिम से पूर्व लगा सकते थे। सिपकिला की अगर बात की जाएगी तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। फिर इसके बाद में बोमडिला दर्रे की बात की जाएगी तो बोमडिला दर्रा आपका भैया, बोमडिला दर्रा आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है। ठीक, तो आपका सिपकिला दर्रा कहाँ पे भैया, सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में और ये उत्तराखंड में। तो देखिए सबसे पहले आपका ऊपर कौन सा आता है, तो सबसे पहले आपका ऊपर आता है भैया हिमाचल प्रदेश आएगा। फिर उसके बाद में आपका आएगा उत्तराखंड आ जाएगा, 4th नंबर वाला ऑप्शन। देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा भैया, सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो सबसे पहले एक जिसमें है वो वाला हमारा आंसर होगा। तो एक इसमें है, एक इसमें है, तो मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। तो सबसे सिपकिला जो दर्रा है आपका ये हिमाचल प्रदेश में, तो ये सबसे पहले पश्चिम पे आ जाएगा जो है सिपकिला दर्रा। फिर इसके बाद में अगर बात की जाएगी तो कौन सा दर्रा आएगा, बोमडिला आएगा। क्या बोमडिला दर्रा आपका तो अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पूर्व में होगा। नाथुला तो सिक्किम में है। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, लिपुलेख आएगा। तो एक के बाद में जो 4 होगा ये हमारा आंसर होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्लियर है ना। तो पश्चिम से पूर्व हमें सेट करना था। आगे देखिए नेक्स्ट है इसके बाद में, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, 8, 7, 9, 10। तो देखिए 9 राज्य जो है आपके तट रेखा से लगे हुए हैं। जो तटीय रेखा की अगर बात की जाए, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो इस एरिया में कुछ जो है 9 राज्य जुड़े हुए हैं। उन राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है आपका गुजरात, फिर इसके बाद में आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर इसके बाद में आपका केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर इसके ऊपर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो आप काउंट करोगे तो 9 है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 राज्य जो है ये भारत के तटीय रेखा से अपनी जो है सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड शिखर, जिसे सैंडल पीक के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जब आपको बताया गया था अंडमान निकोबार को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये सबसे पहले ऊपरी वाला जो उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर इसके बाद में आपका लिटिल अंडमान है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें स्थित हैं। तो अगर बात की जाएगी सैंडल पीक जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप की सर्वोच्च शिखर है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका मध्य अंडमान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो अगर देखिए नर्मदा घाटी की बात की जाएगी तो नर्मदा आपको बताया गया था सबसे पहले जो है, देखिए जो अगर सतपुड़ा की बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत जो है ऊपर नर्मदा नदी बहती है,
अगर देखिए सतपुड़ा की अगर बात की जाएगी तो बीच में ये सतपुड़ा पर्वत है, ऊपर आपकी जो है नर्मदा नदी बहती है और इस साइड में ताप्ती। तो नर्मदा ऊपर बहती, ताप्ती नीचे, फिर इसके बाद में इसके ऊपर विंध्य श्रेणियाँ हैं, विंध्य श्रेणी इसके ऊपर है। तो अगर बात की जाएगी तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, तो ऊपर कौन सा पर्वत है भैया, विंध्य पर्वत है, और नीचे कौन सा है आपका, नीचे आपका सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा और जो आपकी विंध्याचल की श्रेणी है तो उसके बीच में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी घाटी है, नर्मदा घाटी है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो अगर बात की जाए तो मानसरोवर झील जो है जो कि तिब्बत में है, तो यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपको बताया गया था यहाँ से 3 नदियाँ जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं यहाँ से निकलती हैं। सबसे पहले आपकी ऊपर निकल जाती है सिंधु, फिर इसके बाद में सतलज जो कि सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, फिर इसके बाद में आपका ब्रह्मपुत्र जो कि ब्रह्मपुत्र जो है भैया यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सारी नदियाँ भारत में जो है अगर बात की जाए ये सारी नदियाँ जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है निकलती हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना है, चिनाव पर, सतलज पर, झेलम पर, ब्यास पर। तो देखिए अगर बात की जाए तो चिनाव पर जो है दुनिया का जो है सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है जिसका नाम है चिनाव ब्रिज। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए नेक्स्ट, किशनगंगा एक सहायक नदी है। तो अगर किशनगंगा की बात की जाएगी तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपको ये बताया गया था ये जो है झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका तमिलनाडु में स्थित हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। तो हरियाणा की अगर बात की जाएगी तो फॉग नृत्य जो है ये हरियाणा से संबंधित है। इसका और वेला काली जो है भैया ये आपका केरल संबंधित है। चैती ये गीत होता है एक प्रकार का, और फॉग जो है आपका ये हरियाणा से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट है इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर संबंधित है, तो हाफिज़ा, धूमल, राउफ, डांगी। सॉरी भैया पूछा है कि नहीं है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। तो अगर नहीं की बात की जाएगी तो डांगी आपका कहाँ का है, डांगी आपका हिमाचल प्रदेश का है। हाफिज़ा, धूमल, राउफ, बच्चा नगमा, इसके अलावा ये सारे जो नृत्य हैं हाफिज़ा, धूमल, राउफ, बच्चा नगमा, ये सारे के सारे जो है जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन डांगी जो है आपका नहीं है। डांगी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। आगे देखिए, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कोली, कोलकली, कुचिपुड़ी या फिर कथक। तो अगर लक्षद्वीप टापू की बात की जाएगी तो इसका एक ही इंपॉर्टेंट नृत्य था जिसका नाम था कोलकली। तो कोलकली जो है ये लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट है भैया, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं, सुशिरवाद, अवनद्धवाद, घनवाद या फिर तत्वाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशिरवाद। देखिए जो भी यंत्र हवा के द्वारा बजाए जाते हैं तो उसको सुशिरवाद बोलते हैं, और जो भी वाद्य यंत्र को जो है थाप के द्वारा बजाया जाता है उसको अवनद्धवाद बोलते हैं। घनवाद होता है ठोसवाद वाले यंत्र जो होते हैं घाटम वगैरह। इसके अलावा तत्वाद क्या होता है, तत्वाद का मतलब होता है जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे आपका गिटार हो गया, वीणा हो गया, ये सारे जो है तत्ववाद वाले वाद्य यंत्र हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हरिप्रसाद चौरसिया की अगर बात की जाएगी तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगर इसके अलावा और लोगों की बात की जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया, एन नीला, राजीव प्रसन्ना, इसके अलावा जो है ऋषभ प्रसन्ना, ये सारे लोग का संबंध जो है बांसुरी वादक से है। आगे देखिए नेक्स्ट है इसके बाद में, एल बिनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था। तो एल बिनो देवी की अगर बात की जाएगी तो एल बिनो देवी को जो है मणिपुर से संबंधित है, और इसी संदर्भ में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो एल बिनो देवी, कलावती देवी, बिंबावती देवी, इसके अलावा जितने भी गुरु आएंगे, गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह, गुरु नीलेश्वर सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह, इनका सभी लोगों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में जो सितार के उस्ताद हैं वो हैं आपके पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो हैं ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा सितारा देवी की बात की जाए तो सितारा देवी जो है ये कथक संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है भैया ये आपके शहनाई वादक हैं। इसके अलावा महर्षि पतंजलि का संबंध जो है ये योग से संबंधित है, महर्षि पतंजलि। आगे देखिए नेक्स्ट है, नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। तो ये किससे संबंधित हैं, तो नर्तकी नटराज की अगर बात की जाएगी तो ये भरतनाट्यम से
संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्तकी विद्या गौरी अडकर से डैश डैश शास्त्रीय रूप से जुड़ी हुई हैं। तो अगर नर्तकी विद्या गौरी अडकर की बात की जाएगी तो विद्या गौरी अडकर का संबंध जो है ये कथक से है। इसके अलावा अगर कथक की बात की जाए, रोशनी कुमारी, सितारा देवी, इसके अलावा जितने भी कुछ महाराज हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे कथक नृत्य में। इसके अलावा अगर कुचिपुड़ी की बात की जाएगी तो कुचिपुड़ी रेड्डी वाले शब्द आ जाएंगे। इसके अलावा बेमपत्ती, चिन्ना सत्यम, हलीम खान, इनका भी संबंध कुचिपुड़ी से है। उड़ीसी की अगर बात की जाएगी तो उड़ीसी में जितने भी महापात्रा वाले हैं, केलूचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मोहन महापात्रा, इसके अलावा अड़ा करके जो भी आएंगे, हरे कृष्ण बेहरा वगैरह का संबंध उड़ीसी से है। भरतनाट्यम की अगर बात की जाएगी तो मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति कुछ फेमस जो है इसकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। आगे नेक्स्ट है, इसके बाद में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक थे। तो पंडित निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, इन सब का संबंध जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगर तबला वादकों की बात की जाए तो जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, इसके अलावा पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, इन सभी लोगों का संबंध तबला से है। आगे देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद में ये लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध उड़ीसी नृत्य से है? सुजाता महापात्रा, बिरजू महाराज, रुक्मणी देवी या फिर शोभना नारायण। तो अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा भैया सुजाता महापात्रा। सुजाता महापात्रा का संबंध जो है उड़ीसी नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक से है। शोभना नारायण और रुक्मणी देवी का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। तो ये सारी सीरीज हमारी खत्म हुई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उसका बार बार रिवाइज करते रहें, एनालिसिस करते रहें बाकायदा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।